एक हवाई जहाज का पायलट जिसकी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, एक हादसे ने उसे दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर लाकर बिठा दिया और एक धमाके ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया। जिसने 40 साल की उम्र में मुल्क की कमान संभाली, कंप्यूटर का ख्वाब दिखाया और 46 साल की उम्र में लहूलुहान हो गया। आज कहानी भारत के सबसे नौजवान वजीर आजम राजीव गांधी की। तारीख है 20 अगस्त 1944। मुंबई में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर बड़े बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू के नवासे। पढ़ाई के लिए विलायत गए कैम्ब्रिज में। वहीं उनकी मुलाकात इटली की एक लड़की सोनिया से हुई। 1968 में शादी हुई और सोनिया हिंदुस्तान आ गई। 1970 में राहुल और 1972 में प्रियंका की पैदाइश हुई। राजीव का सियासत से कोई वास्ता नहीं था। वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। जिंदगी आसमान में थी, लेकिन फिर तारीख बदली। 1980 उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। इंदिरा गांधी तन्हा हो गई और मां का साथ देने के लिए 1981 में राजीव ने सियासत में कदम रखा। अमेठी से लोकसभा जीते, सांसद बने और फिर आया वो काला दिन 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी का उनके ही अंगरक्षकों ने कत्ल कर दिया। उसी शाम सिर्फ 40 साल की उम्र में राजीव गांधी हिंदुस्तान के 7वें वजीर आजम बने। और फिर दिसंबर 1984 में आम चुनाव, तारीख का सबसे बड़ा बहुमत, 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती। अब शुरू हुआ राजीव का दौर, जिसे कहा गया कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति का दौर। 1985 में उन्होंने मुंबई के AICC सेशन में संदेश यात्रा का ऐलान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने 4 यात्राएं निकाली, मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से। 3 महीने तक चली ये यात्रा दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म हुई। राजीव को आज भी इंफॉर्मेशन क्रांति का जनक कहा जाता है। देश में कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम, पंचायती राज में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन और वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करना, ये सब राजीव के ही फैसले थे। 1990 में जब वो वजीर आजम नहीं रहे तो उन्होंने भारत को दूसरे अंदाज में देखा। पद यात्रा, आम मुसाफिर की तरह सेकेंड क्लास ट्रेन का सफर। चंपारण से भारत यात्रा शुरू की। 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चार मीनार से सद्भावना यात्रा शुरू की, लेकिन उनकी सियासत पर दाग भी लगे। सबसे बड़ा दाग बोफोर्स तोप घोटाला। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी AB बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए में 400 होवित्जर तोपों का सौदा किया। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि 60 करोड़ की रिश्वत दी गई है। 1989 में इसी मुद्दे पर राजीव की हुकूमत चली गई। VP सिंह हीरो बनकर उभरे। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश KM पांडे ने महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए तकरीबन 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था। धारणा है कि राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि उसने मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाहबानो के मामले को संसद से कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता पर दिए गए फैसले को उलट दिया था। इस पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी बताया जाता है। हालांकि पूर्व IAS अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि शाहबानो मामलों में कानून के एवज में हिंदुओं को खुश करने के लिए विवादित बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया जाने की बात बिल्कुल गलत है। दूसरा बड़ा इल्जाम शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाया और 1984 के सिख विरोधी दंगों पर उनका वो बयान, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। और फिर आया 21 मई 1991। राजीव गांधी अब साबिक वजीर आजम तमिलनाडु के श्रीपेरुंबंदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। रात के करीब 10 बजे एक औरत माला लेकर मंच की तरफ बढ़ी। नाम था धनु। LTTE की आत्मघाती हमलावर और एक जोरदार धमाका। उसी धमाके में राजीव गांधी समेत 16 लोग मौके पर ही मारे गए, 45 जख्मी हुए। ये सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, ये एक ख्वाब का कत्ल था। एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब जो 21वीं सदी में जाना चाहता था। 20 अगस्त को दिल्ली में वीर भूमि पर उनका पूरा खानदान, करीबी, कांग्रेस के लीडर और दूसरी पार्टी के नेता भी
फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं और उन्हें याद करते हैं। राजीव गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में विरासत मिल सकती है, कुर्सी मिल सकती है, लेकिन इज्जत अपने काम से ही मिलती है। एक पायलट जो आसमान से उतरकर देश को डिजिटल आसमान दिखाना चाहता था, वो आज सद्भावना के नाम पर हमें एक ही पैगाम देता है: नफरत के इस दौर में मोहब्बत ही मुल्क को जोड़ सकती है।